नुकसान हरियाणा में हुआ, पंजाब में हुआ, दिल्ली में हुआ, कई प्रदेशों में हुआ है। अब किसी भी प्रदेश में नुकसान होता है तो वास्तव में मानवता के नाते हमको दुख कष्ट खूब होता है, लेकिन फिर भी हर किसी की सोच अपनी होती है। मैंने तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिस दिन कुल्लू में सब हो रहा था, तो वहाँ के मुख्यमंत्री से भी मैंने बात की, और कारण दूसरा भी था कि हमारे कुछ 10-12 लोग हिसार के थे, वहाँ कुल्लू मनाली में फंस गए थे। यहाँ से समाचार मिला तो रात भर उन्होंने किसी तरीके से निकाली वहाँ, लेकिन सुबह उनको वहाँ से सुरक्षित निकाल लिया गया, मनाली ले जाया गया। उसका मैंने धन्यवाद भी किया और आश्वासन भी दिया कि हमें भी कोई अगर आपकी आवश्यकता, यानी आपको कोई हमारी आवश्यकता पड़ेगी तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। राजनीति से ऊपर उठ करके बातें करनी जरूरी होती हैं। तो उस प्रकार से ये सब हुआ है। जितना नुकसान हुआ है, क्रम से अम्बाला से शुरू हुआ ये। जहाँ तक यमुना का विषय है, अम्बाला के बाद, अम्बाला नहीं, यमुनानगर, यमुनानगर के बाद करनाल, करनाल से पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली, फिर फरीदाबाद और पलवल। कल दोपहर से ये मान के चलना चाहिए कि पलवल में सबसे बड़ी समस्या थी। आज इस समय तक मेरी अभी बात तो नहीं हुई है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पानी वहाँ घटना शुरू हो गया होगा, क्योंकि कोई भी पानी जहाँ भी जाता 24 घंटे उसका एक उफान रहता है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इसलिए पलवल से निकल करके वो पानी मथुरा की तरफ चला गया होगा। ऐसे ही यही स्थिति घग्गर की थी। घग्गर, छोटी नदियाँ जैसे मारकंडा, जैसे टांगरी और सरस्वती, ये 3-4 नदियाँ मिल करके वो कैथल के आसपास सब इकट्ठी मिल जाती हैं, जोर बनाती हैं। तो इसका सबसे पहला नुकसान हुआ था पंचकुला, फिर अम्बाला, अम्बाला के बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद कैथल, कैथल से नरवाना का एरिया, फतेहाबाद का एरिया और फिर सिरसा। कल सिरसा में, यानी रतिया और सिरसा, इसमें पानी काफ़ी ज़्यादा उफान था। तो वही स्थिति जैसे मैंने पलवल की बताई, आज उधर भी पानी निकलना शुरू हो गया होगा, डाउन होना शुरू हो गया होगा। तो इस सारे में काफ़ी नुकसान हुआ है, जाने भी गई हैं। अब आंकड़ा तो सब और 2 दिन बाद सब जिलों से सारा इकट्ठा होकर आएगा, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी है इसमें अभी 30 के आसपास जाने गई हैं अलग अलग ज़िलों में। और जो ज़िले प्रभावित हुए हैं कम ज़्यादा, क्योंकि इसमें दोनों तरह के ज़िले हैं, बाढ़ प्रभावित भी हैं और वर्षा के पानी के कारण से भी ज़्यादा पानी भरा है वो भी उसमें है। 1385 ऐसे ज़िले प्रभावित हुए हैं, जिसमें एक्चुअल लॉस बताया जा रहा है वो 403 है। बाकी में लॉस अभी आइडेंटिफाई होना है। काफ़ी इसमें मकान डैमेज हुए हैं, 133 मकान तो पूरे गए हैं। ये कल तक की सारे कल 15 तारीख थी ना, तो कल शाम तक का ये आंकड़ा है, आज का आंकड़ा भी नहीं है इसमें। तो 133 तो पूरे हाउसेज डैमेज हुए हैं, 184 पार्शली डैमेज हुए हैं। और जो पशु हैं वो भी बड़े पशु यानी गाय भैंस आदि 110 पशुओं की मृत्यु हुई है। और पोल्ट्री यानी जो हमारे पोल्ट्री फार्म उस एरिया में आ गए वो भी लगभग 20,000 ऐसी पोल्ट्री का भी नुकसान हुआ है। जिन लोगों को घरों से बाहर निकाल करके दूसरे स्थानों पर कैंप में ले गए, ऐसे लगभग 5400 लोग हैं, जो जैसा ही मामला ठीक हो रहा है धीरे धीरे वो अपने घरों को वापस जाएंगे। लेकिन जब तक वहाँ रहते हैं उनके भोजन की, उनके पानी पीने के पानी की अथवा और कोई मेडिकल हेल्प, ये सारी चीज़ें उनको वहाँ दी जा रही हैं। पशु भी अगर साथ आए हैं, उनके गाँव खाली कराए हैं, तो उसके चारे की व्यवस्था भी डिप्टी कमिश्नर के द्वारा की जा रही है। टोटल जो एरिया है जिसमें पानी भरा है वो 1,60,000 हेक्टेयर है, अर्थात 4 लाख एकड़। अब इसमें सारे में लॉस होगा ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी कुछ ज़मीनें खाली थी, कुछ अभी जीरी की बुआई चल रही थी, पौध लग रही थी। और अभी समय ऐसा है कि पानी अगर उतर जाता है तो जहाँ पानी 6 इंच 8 इंच रहेगा तो जीरी की रुपाई दोबारा भी हो जाएगी। जुलाई का महीना ये चीज़ें रिकवर करने लायक हैं। हाँ, बहुत नुकसान होगा तो उसका असेसमेंट थोड़ा सा बाद में होगा। उसमें क्षतिपूर्ति पोर्टल है, किसानों को एक आ जाएगा कि वो उसमें रजिस्टर करें, फिर उसकी गिरदावरी और उसका जो वो होगा, यानी सर्वे होगा, वो बाद में होगा। लेकिन बाकी तो जो सर्वे है वो तो इसी के द्वारा भेज दिया गया है, मकानों का जान गई वो सब। कुछ जहाँ पानी भरा है वहाँ सड़कें हैं, ब्रिज हैं, रिटेनिंग वॉल्स हैं, इनमें भी क्षति हुई है। वो डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग डिपार्टमेंट उसका मूल्यांकन करेगा। एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी प्राय जहाँ आवश्यकता है सब जिलों में भेजी गई है, 14-15 जिलों में। और आर्मी भी अम्बाला, कैथल, यमुनानगर और अब तो कल हमने फतेहाबाद में भी भेजी है, जहाँ की आवश्यकता होती है। आर्मी के लोगों को अलर्ट कर रखा है, सब जगह आर्मी, एयरफोर्स या नौसेना के जो लोग अपनी नावें वगैरह लेकर के वो भी पहुँचते हैं, तो वो पूरा सहयोग उनका हमको मिल रहा है। स्टेट की पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, अथवा अन्य जो एजेंसीज हैं वो भी अलर्ट मोड पर हैं। तो इस नाते से ये सारी जानकारी आपको मैंने देनी थी। अब 2 विषय इसमें साथ में और हैं कि जिस प्रकार से इस विषय को आरोप प्रत्यारोप, इसका जो एक सिलसिला शुरू हुआ है वो कतई ठीक नहीं है, ना मानवता हित में है, ना प्रदेश और देश के हित में है।
कभी भी किसी के मन में ये नहीं आ सकता कि मैं अपना बचाव करूं और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा दूं। ये छोटी सोच का व्यक्ति तो कर सकता है। हम तो उस सोच के व्यक्ति हैं, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेत साहब, अर्थात ये मेरा है, ये तेरा है। ये बहुत छोटी सोच के लोग ही ऐसे मौके विचार करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वो हमेशा विचार करते हैं कि सारा मेरा परिवार है, सारा संसार मेरा परिवार है, देश प्रदेश सब हमारे अपने हैं, लोग हमारे अपने हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि हरियाणा ने हथनी कुंड से पानी छोड़ दिया और उसमें जो फोटो दिखाए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई पीएचडी चालू कर दी जाए ना तो उनको जरूर पीएचडी मिल जाए। नियम है, और ये आज से नहीं है, जब से ये पानी की प्रवाह बने हैं, खास करके नहरों का जाल और ये डैम और बैराज बने हैं, तब से ये नियम है कि हर एक बैराज की एक कैपेसिटी होती है कि उस कैपेसिटी से नीचे पानी डाइवर्ट किया जाता है। आवश्यकता भी होती है, डाइवर्ट करते भी हैं, डिमांड भी होती है। लेकिन जब पानी बहुत ज़्यादा आ जाता है तो एक तो डाइवर्शन जो है नहरों का, ये रोक दिया जाता है, क्योंकि उस ज़्यादा फ्लो के कारण से, उस प्रेशर के कारण से अगर पानी का रास्ता उसको मिलेगा तो उस सिस्टम को तोड़ देगा, और इसको बंद रखा जाएगा तो वो सिस्टम सुरक्षित रहेगा और फिर पानी का जो नेचुरल फ्लो है उधर पानी जाएगा। नदियाँ जो हैं वो नेचुरल फ्लो की चीज़ हैं, नहरें नेचुरल फ्लो की चीज़ नहीं है। नहरें मैनमेड हैं, नहरें आवश्यकता के लिए हैं, और अगर एक बार नहर टूट गई तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा किसी इलाके का, ये शायद ही किसी को पता है। यानी भाखड़ा में भी अगर ओवरफ्लो होता है तो नदियों में जाता है, सतलुज में जाएगा, वो भाखड़ा मेन कनाल में नहीं जाएगा। हमारे पास एक समाचार आया कि अब भाखड़ा का जो है लेवल बढ़ रहा है, और भाखड़ा का लेवल बढ़ गया और उन्होंने छोड़ दिया तो पानी हरियाणा में भी आएगा। तो हमने उसी समय कहा कि भाखड़ा का लेवल बढ़ेगा तो पानी छोड़ा जाएगा, तो वो छोड़ा जाएगा सतलुज में, भाखड़ा का पानी नहर में नहीं छोड़ा जाएगा। और जो ये मजाक किया है कि वैसे तो कहते हैं पानी नहीं है, पानी दे दो, पानी दे दो, डूबने का हम पानी क्यों नहीं लेते। अब उनके बस का ना तो पानी देना है ना पानी भेजना है, पानी नेचुरल फ्लो से आता है। क्या जो बनी हुई अधूरी एसवाइल है इसमें पानी नहीं आया था? बहुत पानी आया। इस अधूरी बनी हुई एसवाइल में हमारी ऋतु बन गई है, तो पंजाब का जो पानी उस इलाके का वर्षा का, या वहाँ जो नाले थे वो बह करके एसवाइल में आया, एसवाइल ने ओवरफ्लो किया, तुम्हारा अम्बाला जिला डूबा, कुरुक्षेत्र जिला डूबा। ये दो जिले केवल उस जो अधूरी एसवाइल है उसके कारण से डूबे, लेकिन हमने उनको ब्लेम नहीं दिया, क्योंकि तो एक नेचुरल फ्लो पानी का होता है। अब नेचुरल फ्लो अगर मान लो ये नुकसान करने की बात आती तो ये कौन सा सिद्धांत है कि हम अपने जिले डुबोएंगे और फिर उनको दिल्ली को डुबोएंगे? अब ऐसा तो नहीं हो सकता हम कहें कि हम तो मरे सनम तुम्हें भी लेके डूबेंगे। भाई हम मरने के लिए अपने आप को क्यों मारेंगे? अगर पानी का नुकसान हुआ है यमुना नदी का, तो पहले तो यमुना जिला ही डूबा, यमुना जिले के 2 गाँव उनको खाली कराने पड़े, फिर इसके बाद 20-22 जिले करनाल में इंद्री इलाके के डूबे। मेरा स्वयं हवाई सर्वे में करके आया हूँ। इसके बाद वही पानी करनाल के बाद पानीपत जिले में उसने असर किया, नवादा आर नवादा पार, ये 2 गाँव तो मुझे पता है कि जो मैं इसके ऊपर से घूम के आया हूँ, बिल्कुल घरों तक पानी घुसा। इसके बाद यही पानी इसने मार किया सोनीपत में, जो नौर के एरिया में, दिल्ली में घुसा। उसके बाद वो जा करके फरीदाबाद में भी नुकसान किया उसने, पलवल में भी नुकसान किया। हमारा एरिया दिल्ली से ज़्यादा लगता है जमुना पर। तो ये इतनी समझ उनको होनी चाहिए कम से कम इस प्रकार का बयान देने से पहले। मुझे नहीं पता कि उन लोगों की टीम ने ये बयान तैयार किया हो। कोई भी एक मंत्री आया कि हरियाणा को बदनाम करना है, हरियाणा ऐसे बदनाम नहीं होगा। हरियाणा की हमारी अपनी एक पहचान भी है, हरियाणा का स्वभाव भी है, हरियाणा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हरियाणा सेवा तो कर सकता है किसी की। दिल्ली में भी जब पानी की आवश्यकता होती है तो पूर्ति हम ही करते हैं, वरना जो इनका शेयर है दिल्ली का 750 क्यूसेक है, और आज भी हम 1070 क्यूसेक पानी देते हैं इनको। 320 क्यूसेक पानी उसके से ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि पहला अधिकार पानी पर पीने वाले लोगों का होता है। तो दिल्ली की पीने की पानी की आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। 2 बैराज हमेशा भर के रखते हैं, वो हिस्से का नहीं है, फिर भी हम देते हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जितना पानी एक्स्ट्रा दोगे उसका दिल्ली सरकार पेमेंट करेगी, और दिल्ली सरकार की बेशर्मी देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ, पानी रोक नहीं सकते, लेकिन उस 320 क्यूसेक का पैसा नहीं देते हैं। जितने जिसको ढीठ करना चाहिए ढीठ, वरना कोई चीज़ एक पैसे से दी जा रही तो उसका पैसा तो लौटाना ही चाहिए उनको। और अगला विषय मैं बताता हूँ, ये जो ITO का विषय आया। अब ITO के विषय में हमने अपने सारे हिसाब किताब खंगाल लिए हैं। उसकी मेंटेनेंस पर पैसा कभी भी हरियाणा से नहीं गया। वो पैसा या तो देती थी इंद्रप्रस्थ, जो प्लांट था, कौन सा प्लांट था? इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट था, ठीक है, जो बंद हुआ 2018 तक उन्होंने पैसा दिया, क्योंकि बहुत पहले से वो हरियाणा और पंजाब के कंट्रोल में होता था। जब हरियाणा बना तो हरियाणा कंट्रोल में आ गया। दिल्ली का तो कोई यमुना नदी पर कोई सिस्टम भी नहीं था, सारे या तो यूपी कंट्रोल करते थे या हरियाणा पंजाब का जो ज्वाइंट था वो कंट्रोल करते थे। सारा दिल्ली ने कभी उसको ऑन नहीं किया।
फिर जब वो बंद हो गया पावर प्लांट तो उसके बाद पैसा आना बंद हुआ। इन्होंने कभी भी 2018 के बाद ये नहीं कहा कि भाई यहाँ कोई समस्या आ सकती है। हमारे यहाँ फ्लड कंट्रोल की साल में एक बार मीटिंग होती थी। मैंने आने के बाद 2 बार मीटिंग करनी शुरू की, एक बार यानी जनवरी में और एक बार मई में, क्योंकि अगर पहले मई में करते थे, मई में आप फ्लड कंट्रोल के लिए योजनाएं बनाएंगे भी सही, फ्लड तो सिर पर आ जाएगा जून में जुलाई में, कभी भी 2 महीने काम नहीं होंगे। हमने फिर इसको जनवरी में करना शुरू किया। जनवरी में करते हैं, मई में उसका रिव्यू करते हैं कि जो काम करने थे कितने हो गए। शॉर्ट टर्म काम तो उसी 6 महीने में होते हैं, लॉन्ग टर्म लंबा समय लेते हैं। तो इन्होंने कभी भी अपने या तो फ्लड कंट्रोल की मीटिंग करते नहीं है की हो, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ ये भी एक विषय है जिसकी मेंटेनेंस अब होनी बंद हो गई है तो हमको बताओ, कभी नहीं बताया। और आज जब समस्या आ गई तभी उठ खड़े हुए। और समस्या का भी इनका भयंकर रूप केवल उस आईटीओ के कारण से आया होगा ऐसा नहीं है। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। यमुना से यानी इस बैराज से, हथनीकुंड बैराज से 2 साल पहले 6.5 लाख 7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, वो भी रेगुलेट हुआ था। अभी मैक्सिमम 11 तारीख को 3,69,000 गया। 3,69,000 सडनली आया, लेकिन इनके आने से पहले तो 6 जिलों में फैल चुका हो। हमारे यहाँ फैला, यूपी में फैला ही होगा। तो इतने जिलों में फैलने के बाद केवल 3 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली की उस एरिया में से बाहर नहीं निकलवा सके। इसका मतलब है कि यमुना को मेंटेन नहीं किया इन्होंने। यमुना के अंदर जितनी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है, आखिर तो उसका एक एरिया है, उस एरिया के नीचे अगर कंस्ट्रक्शन होगी तो पानी का अवरोध करेगी। हमने तो जांच बैठाई है कि इनके सारे सिस्टम को चेक करो, इनके ओखला ब्रिज को भी चेक करो, आईटीओ भी करो। आईटीओ से पहले भी एक और बैराज है, कौन सा है, उसका भी पता लगा। और जो यमुना नदी के अंदर जितने भी अनक्रोचमेंट्स हैं उनका भी पता लगा। पता लगाने के बाद पता लगेगा, क्योंकि वो प्रभाव केवल दिल्ली पर नहीं पड़ेगा, उसका प्रभाव फरीदाबाद और पलवल पर भी पड़ेगा। हम तो इन्हीं के बारे में 2 जिले और हमारे भुगतभोगी हैं। और ये जो जोकर बन करके, ठीक है, संवैधानिक पद पर जब तक नहीं होते तब तक मजीद हंसी मजाक में कुछ भी करें, कुछ भी बोलें, उनका अधिकार भी है, उनका काम भी है, व्यवसाय भी है, लोगों को मनोरंजन करना। लेकिन ये मनोरंजन की बात कि साढ़े को पानी मंगते हैं, हम पानी क्यों नहीं लेते? अरे तुम्हारे हाथ में थोड़ी है ये। और ये 3 महीने तो पानी का ना कभी किसी ने डिमांड की है, पानी अपना अपना सब संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। ये पानी तो बाकी 9 महीने के लिए होता है कि जब आवश्यकता होती है तब सबको अपना शेयर चाहिए। इस पानी को तो हम भी कहते हैं इस समय राजस्थान लेना चाहे ले जाए, लेकिन चैनल होंगे तभी ले जाएंगे ना। और अगर ये एसवाइल बना देते तो शायद पंजाब थोड़ा सा, हम तो पानी को कैसे निकाल लेते, लेकिन पंजाब और थोड़ा बच जाता। तो एसवाइल के रास्ते से नहरों में जो पानी नेचुरल फ्लो बढ़ता है, जिस एरिया में नहीं बनी हुई वहाँ का पानी तो फिर इनके पास रह गया, जहाँ बन गई वहाँ तो पानी एसवाइल में आ गया फ्लो से। मित्रों, विषय लंबा है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इस विषय पर चूँकि बहुत सियासत हो रही है और बहुत लिखने वाले इधर से उधर जो लिख रहे हैं, उसमें एक जानकारी का जो इनको अभाव है, तो आपके माध्यम से इनको मैं जो जानकारी देना चाहता था वो मैंने आपको दी है। फिर भी हम सबके साथ मानवतावादी होने के नाते, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है, चाहे वो पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, आसपास के जितने प्रदेश हैं, हम पड़ोसी होने के नाते हमारा दायित्व बनता है। हमारी किसी को चिंता हो ना हो हमें नहीं पता, लेकिन हम सबकी चिंता करेंगे। और कहीं भी मानवता के नाते हमारा कोई ध्यान में आएगा, कोई विषय सौंपा जाएगा, हम ज़रूर उनकी मदद करेंगे। तो ये एक विषय आपके सामने मैंने रखना था। आज मेरे 2 कार्यक्रम आयोजित थे यहाँ। एक चौधरी चांदराम जी का प्रतिमा का अनावरण, एक सेठ श्री कृष्णदास जी की प्रतिमा का अनावरण, दोनों अनावरण मैंने आज किए हैं। और उन दोनों का अपना एक रोहतक की राजनीति कहें, हरियाणा की राजनीति कहें, तो उस लेवल तक वर्षों योगदान उनका रहा है। दोनों ही हमारे बड़े नेता थे और संयोग से दोनों का संबंध आज भारतीय जनता पार्टी से है। इनके सुपुत्र शेख श्री कृष्णदास जी के सुपुत्र तो आज मेयर हैं हमारे, मनमोहन गोयल। और चांदराम जी कब आए थे? नहीं, बीजेपी में, बीजेपी में 96 में। हाँ, मैंने बताया कि अभी उसका सर्वे करके मूल्यांकन सारा कर रहे हैं, असेसमेंट हो रही है। और संभवतः 19 तारीख को मैं इसकी सारी जानकारी ले करके, क्योंकि 18 तक तो मैं बाहर ही हूँ, और मैंने कह दिया है हर एक ज़िले से पूरी जानकारी लें। क्योंकि अभी तक आज तक ये कहना चाहिए कि दोनों ज़िले हमारे सिरसा बल्कि 3, फतेहाबाद सिरसा और इधर पलवल, कि ये तो आज भी कहीं ना कहीं उस बचाव कार्य में लगे हुए हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम पहला कार्य होता है बचाव कार्य। बचाव कार्य के बाद फिर जो लोग डिस्प्लेस्ड होते हैं उनकी सहायता, उसके बाद जो नुकसान हो गए हैं उसका मुआवजा।